हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज मैं बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, तो जिन स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर लें। हिंदी मीडियम के लिए फर्स्ट चैनल का वीडियो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप लोग उसको देखिएगा। अभी मैं एमपी बोर्ड के लिए स्पेशली पढ़ा रहा हूँ, जो न्यू पैटर्न पर आपका एग्जाम होना है। न्यू पैटर्न मतलब 2021 में जिस पैटर्न पर भी एग्जाम होना है। तो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसा कहा गया है कि 2019-20 में जो पैटर्न था वही पैटर्न आपको बिजनेस स्टडीज में होना है। उसके अलावा कोई भी न्यू पैटर्न नहीं आना है, मतलब पुराने पैटर्न से ही आपका पेपर होगा बिजनेस स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश सभी के। और बिजनेस स्टडीज में अच्छी बात यह है कि कोई चैप्टर उन्होंने हटाए नहीं थे, तो इस सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको सब कुछ पुराने पैटर्न के अनुसार ही पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड बिजनेस स्टडीज का। चैप्टर का नाम क्या है आइए देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए सेपरेट अलग से वीडियो रिकॉर्ड करा है मैंने, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और मेरे पेड क्लासेस में भी मिल जाएगा आपको वो, तो आप चैनल को ज्वाइन करके उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के भी 2 वीडियोस मैं चैनल पर जनरली सबके लिए अपलोड करूंगा, बाकी के वीडियोस आप फिर ज्वाइन करके चैनल को पढ़ सकते हैं जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों। ये जो स्टडी मटेरियल यूज कर रहा हूं मैं, ये परीक्षा बोर्ड में जो क्वेश्चंस दिए हैं उससे ही कर रहा हूं। इसमें आपको मैं सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहले तो समझिए, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था। प्रबंध के सिद्धांत मतलब मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो पहला सिद्धांत है 2 विशेषताएं लिखना है। 2019 में ये पेपर में भी आया था, तो आप इस बार भी आने की संभावना रहेगी। तो आइए देखते हैं पहला कौन सा है। सार्वभौमिक अनुप्रयोग। सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ? हर जगह पर होने वाला। प्रबंध का सिद्धांत का स्वरूप सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। इसका अर्थ यह है कि वे सभी प्रकार के संगठनों में उनके आकार प्रकृति का ध्यान किए बिना लागू किया जा सकता है। मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो सारे ही संस्थाओं में लागू हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबल। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कि संगठन के अनुसार अपने आप वो एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो अगर छोटा संगठन है तो उसमें उस तरीके से वो नियम लागू होंगे, बड़ा संगठन है तो उस तरीके से नियम लागू होंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत अभिन्नता विभिन्नता से लागू किए जा सकते हैं। कंपनी की आवश्यकता अनुसार सिद्धांतों के अनुप्रयोग में परिवर्तन किए जा सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबल है ये। आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो आप थोड़ा सा उसको डेवलप कर सकते हो, उस प्रिंसिपल को, जो भी प्रिंसिपल्स होंगे। चलिए अगला पॉइंट है टाइम स्टडी किसे कहते हैं, समय अध्ययन। अल्फोर्ट एंड बीटी ने इसकी डेफिनेशन दी है। छोटा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कई बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी कार्य को करने में उपयोग किए जाने वाले विधियों व उपकरणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, उस कार्य को करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके के व्यवहारिक तथ्यों का विकास करना तथा आवश्यक समय का निर्धारण करना समय अध्ययन कहलाता है। आपने इतनी खतरनाक हिंदी पढ़ ली, पता चला कुछ समझ में ही नहीं आया है। भाई ये कह रहा है कि एक मजदूर, एक वर्कर के द्वारा किसी भी कार्य को करने में कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं और उन विधियों को प्रयोग कर में लाने से कितना समय लगता है, उसका अध्ययन करना समय अध्ययन या टाइम स्टडी कहलाता है। इससे फायदा ये होगा कि हम जब दूसरा कोई उस दूसरा बंदा उस काम को करेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा मान लीजिए, तो ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया ना कि ये इस चैप्टर को पढ़ने में जनरली 1 सवा 1 घंटा लग सकता है। ऐसे ही समय अध्ययन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे और उनकी मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर थे। उनकी मृत्यु सन 1915 में फिलाडेल्फिया में हुई थी। F.W. टेलर नाम याद रख लीजिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
प्रबंध के सामान्य दिशा निर्देश होते हैं, ठीक है। प्रबंध के सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। सॉरी, सामान्य दिशा निर्देश क्या है, ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट टिक नहीं करूंगा, मतलब ये आप चाहें तो पढ़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं और हम का सिद्धांत क्या है, ये नॉर्मल सी चीज है, पढ़ लेते हैं, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। मैं मतलब कंपनी का मालिक, ठीक है। हम मतलब सभी लोग। तो आप कौन से प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे, मैनेजमेंट प्रबंध में हमेशा ना हम के सिद्धांत को लेकर चला जाता है। मैं जो है ना वो घमंड का प्रतीक होता है, और हम जो है वो सहयोग का दर्पण होता है। दोनों पक्षों को आपसी सहयोग व सहकारिता की भावना के साथ कार्य करना चाहिए, ये हम दिखाता है। इसलिए मैं का मतलब कि सिर्फ मैं, बॉस, राइट। चलिए, व्हाट इज श्रम विभाजन। श्रम विभाजन से एक कार्य क्षमता किस प्रकार विकसित होती है। देखिए, श्रम विभाजन मतलब जो मजदूर, जो वर्कर, जो कर्मचारी जिस कार्य को करने में सक्षम है, उनको उनके अनुरूप कार्य दिया जाए, तो उससे उस कार्य को करने में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं श्रम विभाजन। मतलब कार्य क्षमता के, उनकी रुचि के अनुरूप उनको कार्य सौंपा जाए। फॉर द एग्जाम्पल, कोई मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, उसमें कंप्यूटर पे एंट्री करवानी है। अब आप स्वीपर, जो सफाई कर्मी है, उससे अगर आप बोलोगे कि चलो भैया कंप्यूटर में एंट्री कर दो, तो बताइए क्या वो काम ढंग से कर पाएगा, उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। वैसे ही अब कोई बंदा है, वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, उसको बोलो कि चलो ये साफ सफाई कर दो जरा रेगुलर बेसिस पर, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट नहीं है। तो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाए। इसको कार्य श्रम विभाजन कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन किसी मतलब का नहीं है। 8 नेता वाली योजना क्या है, ये भी कुछ नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको मेरी सारी बातों पर यकीन रखना पड़ेगा। मैं जिस क्वेश्चन को साइड कर दिया वो पेपर में नहीं आना है, ठीक है। मैं जिस क्वेश्चन को टिक कराऊंगा पेपर में वही आएगा। बिल्कुल, वीडियो ऑनलाइन है, आप चाहे तो डेट रिकॉर्ड कर लीजिए आज की, पेपर से आने के बाद मिला लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो पिछले साल के भी सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पर हैं, ऑनलाइन है। मैंने जो बोला था वही पेपर में आया, पूरा 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स का। ऐसा नहीं है कि 1-2 नंबर का आया हो, पूरा 75 आउट ऑफ 75, 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव अलग। इस बार भी आना है, ठीक है, मुझे मालूम है आना है। अगली साल का मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करें, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, तो फिर गेस करने में टाइम लगेगा। अभी अच्छा है, पुराने क्वेश्चन सब वही क्वेश्चन आएंगे, आप मिला के देख लीजिएगा। ओके, टेलर द्वारा प्रतिपादित गति अध्ययन को बताइए। गति मतलब मोशन स्टडी। टेलर ने बना दिया मोशन स्टडी। कैसे, किसी कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, इसका पता करने के लिए गति स्टडी या स्पीड स्टडी लेकर के आए वो। इस अध्ययन के द्वारा किसी कार्य को करने की गति ज्ञात की जाती है। मान लीजिए आपको एक पेज टाइप करवाना है, तो आप कैसे करवाएंगे। एक पेज टाइप करवाना है तो आपको उसके लिए एक टाइपराइटर रखना पड़ेगा। वो टाइपराइटर उस काम को करने में कितना टाइम लगाता है, इसको हम गति अध्ययन से पता लगा सकते हैं। गति अध्ययन का फायदा ये है कि भाई आप ना सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं या और भी चीजें, जिससे वर्कर्स आपके कितना समय काम पर दे रहे हैं, कितना समय खराब कर रहे हैं, वो सब पता चल सके। ओके, फिर प्रिंसिपल ऑफ टास्क आइडिया, कार्यानुमान मतलब कि आप प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उस कार्य के संबंध में एकदम पूर्वानुमान लगाना चाहिए। मैं सही से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने अंदाजा लगाया है कि लगभग 40-45 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा पूर्वानुमान है, अगर नहीं होगा देखेंगे, बट मैंने पूर्वानुमान लगाया हुआ है। जैसे कार्य करने में कितना समय लगेगा, इस पर अनुमानित खर्चा कितना होगा, कार्य के दौरान क्या क्या परेशानियां आ सकती है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी पढ़ाना आपको पढ़ाया है, क्योंकि ऑनलाइन है, तो मेरी परेशानी क्या हो सकती है, इंटरनेट सर्वर डाउन हो सकता है, या और भी परेशानी आ सकती है, किसी का अर्जेंट फोन आ जाए, कहीं जाना हो, ये भी परेशानी है। और कितना खर्चा आएगा, तो उसमें इंटरनेट के एक्सपेंडिचर जो भी है, मतलब मुझे
या आप लोग भी या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कार्य करने के पहले पूरा एक अंदाजा लगाते हैं कि किसमें कितना खर्चा आएगा, ठीक है। श्रेष्ठ प्रबंध के लिए वैज्ञानिक चयन का प्रशिक्षण आवश्यक है, समझाइए। वैज्ञानिक चयन का प्रशिक्षण, तो क्वेश्चन ना हिंदी में थोड़ा टफ लग रहा है ये वाला। देखिए, कर्मचारियों का उचित चुनाव ही वैज्ञानिक चयन है। भाई, किसी कार्य को करने के लिए जो उचित कर्मचारी हैं उनका चयन करिए आप। अगर वो अब देखिए, मैंने अभी पढ़ाया ना, पूर्वानुमान आपको पढ़ा रहा था मैं, डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पे मुझे, इट्स ओके। तो ये मैंने इसका पूर्वानुमान लगाया था एक्चुअल में, बट मैंने सोचा कि अभी पढ़ा लूंगा मैं। श्रेष्ठ प्रबंध के लिए वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण आवश्यक है, समझाइए। वैज्ञानिक चयन मतलब कि कार्य के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव किया जाना आवश्यक है। चयन पश्चात कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उन्हें समय समय पर प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। जबकि कर्मचारी पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक वह पूरा कार्य दक्षता मतलब एक्सपर्टाइज लेवल पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही लिखा है। समता का सिद्धांत नहीं आएगा। प्रबंध के सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे होती है? अब मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, एक व्यवधान को दूर करके फिर वापस आता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। मैंने बीच में पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि इस बीच में पढ़ाते समय एक व्यवधान आएगा, बट अभी आया है। सो 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम पढ़ते हैं वापस से। हाँ जी, तो व्यवधान समाप्त हो चुका है। अब चलिए फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहां हम पढ़ रहे थे उसके आगे कंटिन्यू आते हैं। तो कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे हम? प्रबंध के सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे होती है, बताएं। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। प्रबंध के सिद्धांत की उत्पत्ति के 2 चरण है। पहला है गंभीर अवलोकन, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कब लागू होता है? जब कर्मचारी कार्य करते हैं तब वे कार्य करते समय उन्हें गहनता से अवलोकन करते हैं तथा वे विभिन्न प्रबंधकीय निर्णयों पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया देखते हैं। प्रयोग, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अरे इतने गोल्डन क्वेश्चन है भाई पेपर में आने के लिए, ये कहाँ से आएंगे? मैं जिसको कटवा दूं आप मत पढ़िएगा। समय अध्ययन का 2020 में पूछ लिया है, नहीं आएगा। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व 5 बिंदुओं में समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% कैटेगरी में है, पेपर में आ सकता है। तो प्रबंध के सिद्धांतों के 5 बिंदुओं को समझाना है आपको। अब आप लोगों को मालूम होगा कि आपके पेपर में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं सारे चैप्टर हिंदी मीडियम के भी अपने यूट्यूब चैनल पे करने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा। ये दूसरी यूनिट है, सारी यूनिट धीरे धीरे करवा दूंगा मैं। तो पहला पॉइंट है, प्रबंध के सिद्धांत से प्रबंधकीय कार्यों में सुधार होता है। सिद्धांत ही प्रबंध के कार्य को मार्गदर्शन एवं दिशा प्रदान करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार कार्य करने से प्रबंधकों, फोरमैन व कर्मचारियों की कार्य कुशलता एवं क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। प्रशिक्षण में सहायक, सिद्धांतों से कोई भी कार्य सुनिश्चित प्रक्रिया व विधि से संपन्न होता है। वे सिद्धांत प्रशिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सिद्धांतों के आधार पर प्रशिक्षण नियमबद्ध हो जाता है। प्रबंध को व प्रशिक्षण दाताओं के लिए ये सिद्धांत बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। फिर प्रबंध का विस्तृत ज्ञान, सिद्धांतों के माध्यम से ही प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है। अनुसंधान में सुविधा, अनुसंधान मतलब रिसर्च करना। मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, हिंदी और इंग्लिश चाहे जो भी मीडियम हो, लैंग्वेज थोड़ा टफ रहती है क्योंकि ये सब्जेक्टिव लैंग्वेज है। हिंदी में भी ऐसी हिंदी कहाँ यूज करते हैं हम जनरली, और इंग्लिश में भी जनरली यूज नहीं करते हैं। तो आप चाहे हिंदी या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको इन शब्दों को सीखना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न ऑल द वर्ड्स वेदर इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और मैं कहूँ सजेस्ट करूंगा कि आपको सभी स्टूडेंट्स को इसको लिखित रिटन प्रैक्टिस भी कर लेना है। एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ बीच में ही रोक के, भले 40 मिनट में ना हो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी आप लोगों के पेपर में जो भी टाइम बचा हुआ है, अब आपको पेपर की प्रिपरेशन कैसे करना है वैसे ये मैंने सबको बता के रखा है।
आप भाई पूरी परीक्षा बोर्ड पे सब तो रट नहीं सकते ना आप, कि यू नीड टू मतलब आप सारी चीजें प्रिपेयर कर लें, सारी चीजें पढ़ लें एक साथ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करिए, आप सिर्फ और सिर्फ 20 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बनाए। अब आप कहेंगे कि सर 20 पेज में क्या होगा, कैसे काम होगा? अभी इस बार 2021 में जो पेपर होना है उसमें गैप तो बहुत कम दिया हुआ है आपको, मतलब कि लगभग 1 या 2 दिन का गैप होगा, उसमें सब कुछ रिवाइज करना है। भाई सुनिए, लॉजिकल चीज बता रहा हूं मैं, आपका पहला पेपर हिंदी होगा, फिर इंग्लिश होगा, फिर शायद इकोनॉमिक्स है, फिर शायद अकाउंट्स है, इस तरीके से आपके पेपर होने हैं। ओके, तो अब जब इस तरीके से पेपर होंगे तो आप समझिए ना, पेपर के 1 हफ्ते पहले ही आप बिजनेस स्टडीज पढ़ना छोड़ देंगे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? फिर दिमाग में क्या भरेंगे, हिंदी को, अंग्रेजी को, इकोनॉमिक्स को, भाई ये सबको भरना पड़ेगा ना जब इनके पेपर होंगे। तब तक आते आते बिजनेस स्टडीज में जो भी पॉइंट पढ़े थे ना वो सब भूल जाते हैं। यही होता है सबके साथ में। मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी प्रेजेंट में भी स्टूडेंट हूँ मैं, सीए फाइनल लास्ट ग्रुप मेरा बचा है, और सीएस कंपनी सेक्रेटरी का भी प्रोफेशनल लेवल का एक पेपर बचा है। तो मैं उन दोनों की तैयारी अभी भी करता हूँ, मेरे साथ भी यही होता है, सबके साथ होता है। और मैंने तो बहुत सारे पेपर दिए हैं, सीए का भी दिया है, सीएस का भी दिया है, डबल एमकॉम भी किया है। तो मुझे बहुत अनुभव है पेपर देने का, और फेल भी हुआ हूँ 1-2 बार, तो मुझे सब मालूम है सीए में कि कैसे होना है, ठीक है? अब तो भाई आपकी कहानी ये है कि आप ना बिजनेस स्टडीज भूल जाएंगे। अब जब आप भूल जाएंगे तो क्या क्या तरीका अपनाया जाए? सबसे बढ़िया तरीका कौन सा हो सकता है? आप तरीका अपनाइए, 20 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में आपको ना 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है ना? आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है उसमें। 20 पेज, जैसे पहला पेज बनाया हमने, एक क्वेश्चन लिखा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व 5 बिंदुओं में बताइए। 5 नंबर लायक क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन लिख लिया, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। ये पांचों पॉइंट लिख लीजिए, बस कार्य क्षमता में वृद्धि, प्रशिक्षण में सहायक, प्रबंध का विस्तृत ज्ञान, अनुसंधान में सुविधा। ये चारों पॉइंट लिख लिए, ये याद करना है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में रटना कहते हैं, ठीक है ना? आप एमपी बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं और एमपी बोर्ड में ऐसे ही होता है। ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आपको नंबर लेकर आना है। और अगर इंटेलेक्चुअल दिखाना था तो सीबीएसई में जाइए, वहां पे दूसरे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एमपी बोर्ड में आप सिर्फ इन क्वेश्चंस के ये पॉइंट्स लिखिए। अब बात करते हैं कि ये जो अंदर की डिटेल है ना, ये कैसे लिखना है। अंदर की डिटेल के लिए आप रट नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट लर्न ऑल द बुक्स, राइट? यू कैन लर्न 20 पेजेस, आप रट सकते हैं उसको, बट यू कैन नॉट क्रैम और लर्न ऑल द बुक्स, ठीक है? तो भाई उसके लिए आपको फिर ये समझना है, जैसे मैं डिटेल समझा रहा हूं ना आपको चैप्टर पढ़ाते हुए, तो उसी तरीके से इन चीजों को उस टाइम पर समझना है आपको, ठीक है? अगली खास बात, तो अच्छा, फिर ये डिटेल लिखना भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आज नहीं सिखाऊंगा। पहले आप पूरे वीडियो मेरे देखिए, सब कुछ पढ़िए। फिर जब पूरा कोर्स हो जाएगा, पेपर में 15 दिन बच जाएंगे लगभग, मैं 4-5 घंटे का सेशन रखूंगा। 4-5 घंटे नहीं, 2 घंटे। उस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट का एक कॉमन क्लास रखूंगा, और उसमें पॉइंट्स की डिटेल लिखना सिखाऊंगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से। डिटेल लिखना मतलब जैसे कार्य क्षमता में वृद्धि है, ये कोई भी पॉइंट, कुछ एक भी लाइन नहीं लिखना। अरे मुझे मालूम है सब भूल जाएंगे आप, कितना भी रट के जाएं, ठीक है? अब इसको कैसे लिखेंगे? तो अब भाई क्या प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, यहाँ लिखिए, प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करने से कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने से किसी भी संगठन में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को बहुत आसानी के साथ प्राप्त किया जा सकता है। ये लाइन लिख दिया, खत्म, पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से लिखना है, मतलब आपको डिटेल अपने मन से लिखना है। हिंदी में जो खतरनाक शब्द हैं उनको सीखिए, और अंग्रेजी मीडियम वाले भी जो हैं वो भी भाई थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज करिए। गॉट इट? तो ये डिटेल कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। फिर भी आपको लगता है कि आप बहुत बड़े रट्टेबाज हैं, तो भैया पढ़ लीजिए फिर। ओके, ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ता है वैसे,
इवन इन द हायर लेवल ऑल्सो डिटेल सब खुद ही लिखते हैं। तो अभी से सीखिए। हाँ, तो ये जो 20 पेज का नोट्स है, जो स्टूडेंट मेरे हिसाब से पढ़ना चाहते हैं 20 पेज का नोट्स बना लीजिए। 20 पेज का नोट्स बनाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स याद करने हैं। और भाई 5 सब्जेक्ट, 3 मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, तीनों के बना लीजिए, अकाउंट्स का भी और इकोनॉमिक्स का भी। ठीक है, अब आप सिर्फ ना 20-20 पेज याद करना है, बहुत आसान है। एग्जाम में जो चेकिंग होती है, मैं आपको बहुत सारी सीक्रेट बातें बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो क्योंकि आप मुझसे पढ़ेंगे ही जब, तो फिर आप मेरे को फॉलो करिए पूरा, सब चीजें जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं, अच्छे नंबर आएंगे। पिछले साल मेरे YouTube चैनल से ही पढ़ाई करके 3 जिलों के टॉपर भी आए हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि मैंने पब्लिसिटी नहीं की, क्योंकि अभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा, अभी और भी आएंगे। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चन, मानसिक क्रांति किसे कहते हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन। तो मानसिक मतलब वही मेंटल, दिमाग वाला। तो कर्मचारी वर्ग तथा प्रबंधकों की मानसिकता में परिवर्तन होना ही मानसिक क्रांति कहलाता है। इसके लिए यह जरूरी है कि दोनों वर्ग परंपरागत उत्पादन विधियों के स्थान पर नवीन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करें, समझें, उन्हें अपनाएं। जैसे परंपरागत तरीके मतलब पढ़ाई, जैसे आप लोग मेंटल रिवॉल्यूशन में ही जा रहे हैं। कैसे भाई, आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, नवीन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग समझें व उन्हें अपनाएं। ऑनलाइन क्लासेस को समझिए, उसके फायदे को अपनाइए। सबसे बड़ा फायदा है आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठ के पढ़ना है। दूसरा फायदा ये है कि आप जो है उस चीज को बार बार पढ़ सकते हैं, 1000 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ऐसे ही है, प्रबंध में भी है। जो कर्मचारी हैं वो नई नई चीजों को यूज करें। ठीक है, ठीक है, परंपरागत उत्पादन विधियों के स्थान पर नवीन विधियों का उपयोग समझें व उन्हें अपनाएं। प्रबंधक श्रमिकों में, प्रबंधक मतलब ना मैनेजर, ठीक है, श्रमिक मतलब लेबर। तुम प्रबंधक श्रमिकों में विश्वास रखें तथा उनके हितों का बराबर ध्यान रखें, मतलब बराबर सही समय पर तनख्वाह दें, बढ़ाएं, प्रमोशन दें। श्रमिकों को प्रबंधकों के प्रति निष्ठावान होकर, निष्ठावान मतलब पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, सामूहिक हित के लिए काम करना चाहिए। उद्योगपति को यह स्वीकार करना चाहिए कि श्रमिक वस्तु नहीं है अपितु मनुष्य है, इसलिए उसकी भावनाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का पूरा पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। मैं बहुत दिनों के बाद हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ, तो बड़े ही अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही लिखा है, यही चीजें मुझे हिंदी में समझानी भी है और वही सारी चीजें लिखी हैं। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। टेलर आगे, दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। एक चीज बता दूं, स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर हैं उनमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी फिर ज्यादा लेस, मतलब आगे फिर थोड़े और कम होंगे इंपॉर्टेंट। कम होंगे मतलब ऐसा नहीं कि उस चैप्टर से नहीं आने, मैं धीरे धीरे कम इंपॉर्टेंट दूंगा वहां से, बिल्कुल 10-10 क्वेश्चन पर चैप्टर। पर यहाँ से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे गोल्डन क्वेश्चन हैं। दिस इज द गोल्डन क्वेश्चन। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए। टेलर कौन है भाई, FW टेलर, ठीक है ना, अभी ऊपर पढ़ाया था हमने। तो 2018, 2020, 21 में भी आ सकता है। टेलर ने क्या किया, टेलर कौन है, FW टेलर, इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। पहला काम है कार्य संबंधी अनुमान। टेलर कहते हैं कि भाई आपको इस बात की सावधानी पूर्वक अनुमान लगाना चाहिए कि एक श्रमिक उपयुक्त परिस्थिति में कितना कार्य कर सकता है। इस अनुमान के बिना यह मालूम नहीं किया जा सकता कि श्रमिक प्रमापित उत्पादन से कम कार्य करते हैं या अधिक। टेलर का कहना यह था कि आप अब जब भी आप मैनेजमेंट पढ़िए, प्रबंध पढ़िए ना 12वीं कक्षा में जो है, तो आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए कि आप किसी बहुत बड़ी कंपनी, फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं और उन्हीं वर्कर्स की बातचीत हो रही है। तो भाई आपको कोई भी काम करना है, वर्कर को कोई जब काम करना है, तो टेलर ये कह रहे हैं कि आप ना अंदाजा लगाओ कि वो काम कितने दिन में हो जाएगा। सभी अंदाजा लगाते हैं। कोई सड़क बन रही है तो पहले ही अंदाजा लगा लेता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है कि कितना टाइम लगेगा, कितने मजदूर लगेंगे। कोई बिल्डिंग बनती है, कोई मकान, कुछ भी जो बन रहे हैं, सब अंदाजा लगाते हैं। ओके,
उच्च सामग्री की व्यवस्था, फिर प्रबंध को ना कारखाने में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल का प्रभाव श्रमिक की कार्य क्षमता पर पड़ता है। भाई अच्छे तरीके अच्छे किस्म का माल होगा तो उसकी उत्पादन लागत में कमी आएगी और श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। अपवाद का सिद्धांत, टेलर का मानना है कि संस्था के सभी कार्य सामान्य परिस्थितियों में अधीनस्थों द्वारा ही किए जाने चाहिए। केवल अपवाद की स्थिति में ही प्रबंधकों को रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब मैनेजर को प्रोडक्शन करना थोड़ी ना आता है, उसको सामान बनाना नहीं आता है, उसका काम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो जिसका जो काम हो उसको वही करने दो, फालतू की नेतागिरी मत करो। लेकिन कभी कोई जरूरत हो जाए तो भैया आके डांट वोट दो, बाकी मजदूरों को उनके हिसाब से काम करने दो, ठीक है। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य पूर्व निर्धारित, नियोजन मतलब प्लानिंग इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्व निर्धारित प्लानिंग के अनुसार ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्य को योजना बनाकर, देखिए कितना बेवकूफ बना रहा है लिखने वाला। नियोजन का सिद्धांत पहला पॉइंट ये, उसी को घुमा के लिख दिया डिटेल इसने। हम भी बेवकूफ बनाएंगे किसको? बोर्ड वालों को। मतलब डिटेल आप अपनी मर्जी से लिखिए। नियोजन का सिद्धांत मैं कैसे लिखूंगा इसको? मान लीजिए फेकोलॉजी से ही लिखूंगा, मैं भी लिख दूंगा। मैं क्या लिखना है? टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ, नियोजन का सिद्धांत भी लिखूंगा। नियोजन के सिद्धांत से आशय यह है कि प्रत्येक श्रमिक को, प्रबंधकों को किसी भी कार्य को करने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे उस संस्था के सभी कार्य सरलता पूर्वक हो सके। हो गया, बन गया पॉइंट। डिटेल बिल्कुल इससे अलग लिख रहा हूँ लेकिन सही लिख रहा हूं मैं। यू नीड टू क्रिएट योर ओन आंसर, खुद का आंसर बनाइए, ठीक है ना। ओके। हिंदी और अंग्रेजी में भी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में बनाएंगे। कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण का सिद्धांत, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई इधर साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए सबका। आप उनका पेपर लेके सेलेक्ट करो, ऐसे नहीं कि ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया बेचारे को किसी की सिफारिश पर, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होना है। उनको प्रशिक्षित भी करो, मतलब ट्रेनिंग दो। फ्योल के सिद्धांत, फ्योल कौन थे? टेलर के बाद एक फ्योल थे, समान ही है दोनों के प्रिंसिपल्स। तो फ्योल ने क्या किया? हेनरी फ्योल नाम है इनका, ठीक है। पहला, निर्देश की एकता, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्ट, कार्य के दौरान कर्मचारी को किसी एक ही निर्देशक से निर्देश मिलना चाहिए। अगर उसको कोई ये बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा ये करो, वो करो, वो करो, भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर उदाहरण के लिए पढ़ लीजिएगा बाप। फिर समता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को समानता का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों से सद्भाव, विश्वास, न्याय, उदारता की नीति अपनानी चाहिए। अब ये शब्द क्या रटेंगे आप? क्या यू कैन नॉट लर्न, मुझे खुद मालूम है, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया? अब जैसे भी हो, समानता का सिद्धांत मतलब किसी भी संगठन के अंदर प्रत्येक कर्मचारी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। कर्मचारियों में आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसे ही लिखना है और क्या। क्योंकि इससे संगठन में शांति बनी रहती, कर्मचारी पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य करते हैं, ठीक है। सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव, एक कर्मचारी एक को दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मैं की जगह पर हम का सिद्धांत अमल में लाना चाहिए, क्योंकि मैं घमंड एवं हम सहयोग का दर्पण होता है, ऐसे ही है। आदेश व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यह सिद्धांत बताता है कि सामग्री, मशीन व कर्मचारी सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होना चाहिए। प्रत्येक सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी, कौन देगा, कौन सी मशीनें वहां पर हैं, कौन संचालित करेगा, कौन कर्मचारी किस स्थान पर कार्य करेगा, आदि की एक निश्चित व्यवस्था होना चाहिए। नहीं तो कोई ये काम कर रहा है और एक थप्पड़ मारेगा, उसको बोलेगा निकलो यहाँ से, तुम ये वाला काम मत करो, ये मैं करूंगा। कोई अच्छा वाला काम जो वजनदार कर्मचारी होगा वो करेगा, खराब वाला काम दूसरों से करवाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना सारी चीजें होना चाहिए। केंद्रीकरण का सिद्धांत मतलब ना सारे आदेश एक जगह से आने चाहिए, सेंट्रलाइजेशन। उपक्रम में केंद्रीकरण की नीति अपनाए जाने, यह अपनाई जाए, अच्छा सॉरी, यह विकेंद्रीकरण संस्था के स्वभाव एवं आकार पर निर्भर है। अब आप कहेंगे सर ये केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण सब क्या चक्कर है? भाई ये सब पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ठीक है। फिर
पहल शक्ति का सिद्धांत, क्रिप्स इनिशिएटिव, ठीक है। इस सिद्धांत मत पढ़िए, 5 पॉइंट हो तो गए। टेलर द्वारा प्रतिपादित कार्यात्मक फोरमैनशिप की तकनीकी एवं मानसिक क्रांति की अवधारणा। मानसिक क्रांति अभी पढ़ा चुका हूं मैं, तो ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ लेते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? तो टेलर ने ये जांच में पाया कि श्रमिक परंपरागत ढंग से स्वयं कार्य योजना तैयार करके कार्य करते हैं तथा वैसे एवं वही कार्य करते हैं जैसा उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा है। अतः कार्य की योजना बनाना, उसकी विधि निर्धारित करना एवं उचित यंत्रों का उपयोग करना आदि नगण्य था। टेलर ने नवीन वैज्ञानिक ढंग से कार्यप्रणाली को विकसित किया है जिससे विशेषज्ञों की राय ली जा सके, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ना फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है भाई, दो तरीके के इंजीनियर होते हैं। एक तो सिविल इंजीनियर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, और एक देसी इंजीनियर होते हैं, बेचारा कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन वो सिविल इंजीनियर से ज्यादा जानता है, वो अनुभव से सीखा है उसने। तो कई बार वो अनुभवी व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन क्योंकि सिविल इंजीनियर किताबें पढ़ के आया है तो वो उसको गाइड करता है कि थोड़ा इस तरीके से करो। आजकल जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, तो उसमें अब इंजीनियरिंग तो चाहिए ही। हालांकि अब आप कहेंगे सर ऐसे 2000 साल पहले, 200 साल पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो कौन सी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होती थी? तो परंपरागत तरीके भी सही होते हैं, पर कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं, आज मशीनें हैं, तो उनके उपयोग को भी लाना है हमें। मानसिक क्रांति पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकों को समझाएं। अब आप सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट आईएमपी है, प्लीज इग्नोर मत करिएगा। वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकें निम्नलिखित हैं। पहला है समय अध्ययन। इस तकनीक कार्य के दौरान लगने वाले मानक समय का निर्धारण करती है। दूसरा है गति अध्ययन। इसके दौरान कर्मचारियों की गतियों का अध्ययन किया जाता है ताकि उनकी अनावश्यक गतियों को रोका जा सके। मतलब कौन कर्मचारी किसी कार्य को करने के लिए कितना समय लगाता है, उसको गति अध्ययन कहते हैं। थकान अध्ययन, यह अध्ययन कार्य को पूरा करने में आराम हेतु मध्यांतर के समय विस्तार तथा बारंबारता को तय करता है। थकान को कम करने के लिए कार्य के दौरान नियमित रूप से अंतर होना आवश्यक होता है। जनरली कॉर्पोरेट ऑफिस में अलग रूल होते हैं, फैक्ट्रियों में अलग रूल होते हैं। सुनिए, सरकार ने भी नियम बनाए हैं भाई कि किसी से भी लगातार 8 घंटे काम नहीं ले सकते आप। वर्कर्स को भी आराम से 1-2 घंटे, बीच में आधे घंटे 40 मिनट का ब्रेक दो। सरकारी कर्मचारियों को भी बीच में ब्रेक दिया जाता है ना, सभी के लिए होता है कंटिन्यू, क्योंकि हम इंसान है, कोई जेसीबी मशीन नहीं है कि कंटिन्यू चलाते रहो, ठीक है ना। कार्य पद्धतियां कार्य को करने की विधियों से संबंधित होता है। इसमें संयंत्र, उत्पाद रचना, सामग्री, हस्तगन का कार्य प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया जाता है। कार्य का प्रमाणीकरण एवं सरलीकरण। कार्य के प्रमाणीकरण का आशय मानक उपकरणों, विधियों, प्रक्रियाओं को अपनाने तथा आकार, प्रकार, गुण, वचन, माप आदि को निर्धारित करने से है। ठीक है, बढ़िया है, सुनिएगा। हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा? प्रबंध की तकनीक है, समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, कार्य पद्धति, कार्य का सरलीकरण। पांचों डिटेल लिखना है, मतलब कॉपी में वो शॉर्ट नोट भी बनाइए और इसको पढ़िए, ठीक है। टेलर फ्यूल के योगदान में अंतर क्या क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको इग्नोर मत करिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, टेलर और फ्यूल के सिद्धांतों में क्या असमानताएं हैं, समझाइए, ठीक है। आइए, टेलर की तकनीकी और सिद्धांत श्रमिक की कुशलता से संबंधित था, ठीक है। सुनिए, FW टेलर जो है ना, वो कौन थे? एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, और FW टेलर जो है वो फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, ठीक है। तो उन्होंने फैक्ट्री के अंदर बहुत काम किया, मतलब जिंदगी भर काम किया है। उसके बाद उन्होंने देखा, अनुभव किया मजदूर कैसे काम करते हैं, बाद में किताब लिखी अपनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। और जो फ्योल थे ना, हेनरी फ्योल, वो मैनेजमेंट लेवल पर काम करते थे, बढ़िया एसी ऑफिस में बैठ करके। उस टाइम एसी नहीं होगा तो मतलब
वेल मेंटेन्ड ऑफिस में बैठ करके काम करते थे मैनेजमेंट लेवल पर, तो उन्होंने वो पूरा अनुभव वहां पर लिखा है। टेलर का मुख्य योगदान वैज्ञानिक तकनीकों और वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास था। फ्योल का मुख्य योगदान प्रबंध के 14 प्रिंसिपल्स थे, बनाए थे उन्होंने। टेलर ने कार्य के प्रमापीकरण पर बल दिया। प्रमापीकरण मतलब ना स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं इसको, बल देना। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब टेलर का ये कहना था कि आप जो भी काम करते हो ना एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। मतलब ये काम जैसे एक पेज टाइप करने में 10 मिनट का स्टैंडर्ड 10 मिनट लगेगा, ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब कोई दूसरा 9 मिनट में करता है तो और अच्छी बात है, 12 मिनट में करता है तो फिर तो गड़बड़ है। फ्योल ने प्रबंधकों के कार्यों पर अधिक बल दिया। उन्होंने काम करने के लिए बोला, ये नहीं बोला कि स्टैंडर्ड सेट करके काम करो। टेलर को तकनीकों को वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में जाना जाता है और फ्यूल की तकनीकों को एडमिनिस्ट्रेटिव के सामान्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मतलब टेलर ने जो किताब लिखी ना उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसने ना प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड जनरल प्रिंसिपल ऐसा कुछ था। आदेश की एकता मतलब टेलर की अवधारणा कम से कम 8 अधिकारियों पर जोर देती है। वो 8 वाला प्रिंसिपल अभी पढ़ा था, ऊपर छोड़ दिया था मैंने। फ्यूल की अवधारणा के अनुसार एक व्यक्ति को एक अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करना चाहिए। कौन सही है? 8 बॉस स्कीम बोलते हैं इसको। टेलर कहते हैं कि 8 अधिकारी बनाओ, ऊपर वाला नीचे को, नीचे वाला उसके नीचे को, फिर उसके नीचे को अधिकार वो सूचना दे। ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। और ये कहते हैं भाई ऑर्डर एक ही जगह से आना चाहिए। ओके। टेलर वो फ्यूल के दृष्टिकोणों में क्या समानताएं हैं। सुनिए, असमानता आया ना तो आप ये अंतर भी लिख सकते हैं, चलेगा। समानताएं पढ़ना जरूरी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दोनों ही प्रबंधकीय दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। ठीक है, दोनों मानवीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे। मानवीय दृष्टिकोण मतलब कि भाई इंसान ही इन्वॉल्व है इसमें। दोनों ने पूर्वानुमान, फॉरकास्टिंग और प्लानिंग, पूर्वानुमान और नियोजन को विशेष महत्व दिया है। दोनों समकालीन 1841 से 1925 तक प्रबंध विशेषज्ञ थे। मैंने बोला ना कि दोनों ही फैक्ट्रियों के अंदर अपने टॉप लेवल पोजीशन में थे। वो फैक्ट्री में मैनेजर था, वो ऑफिस में मैनेजर था। 1841 से 1925, और ये सब कहाँ थे? यूरोप। ठीक है, उस टाइम यूरोप में पूरी इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने वहीं पर स्टडी करा सारी चीजें और लिखा। फिर औद्योगिक संगठन में उत्पादन की कुशलता में वृद्धि के लिए कई सिद्धांत हैं। अरे सीधे सीधे बोलो ना भाई, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत टेलर ने विकसित किए हैं, उनको बताइए आप। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है। पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको। पहला है टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। आधुनिक यंत्र व उपकरणों का सिद्धांत टेलर ने कहा होगा कि भैया हमें प्रबंध मतलब प्रबंध को निर्माण कार्य करने के लिए, अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्या, ऐसे ही बता रहा हूँ डिटेल। पढ़ लेते हैं आइए। उत्पादन के दौरान आधुनिक उन्नत यंत्र तथा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्नत यंत्र से उत्पादन लागत, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादन समय भी बचता है। एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ऑफिस जहां पर मैंने सीए की ट्रेनिंग की है वहीं का एक एग्जांपल बताता हूँ। वहां पर ये एक प्रिंटर था, मान लीजिए। अब ये प्रिंटर 1 मिनट में हम ऐसे ही डेटा ले रहे हैं अभी, ठीक है, पुराना प्रिंटर है। तो ये प्रिंटर जो है 1 मिनट में कितनी पेजेस प्रिंट करता होगा? मान के चलते हैं 1 मिनट में 5 पेज निकालता है। वो पुराने ड्रम प्रिंटर कौन सा होता था। अब भाई 1 मिनट में 5 प्रिंटर निकाल रहा है, ठीक है, 100 पेज निकालना है आपको, तो कितने मिनट लग जाएंगे? 20 मिनट लग जाएगा। कर्मचारी का 20 मिनट का समय खराब हो गया। ठीक है, 1000 पेज निकालना है तो कितना लग जाएगा? फिर तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे लग जाएंगे मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक लेजर जेट प्रिंटर ले लेते हो तो भाई 100 पेज निकालना है ना, वो 2-3 मिनट में निकाल देगा। मतलब कर्मचारी इतना समय बच गया। अब अगर ऐसे ही मान लीजिए बहुत आपका प्रिंटिंग का ही काम हो, तब तो फिर तो आपका बहुत टाइम बचेगा, 10 गुना टाइम बच रहा है आपका। राइट। उन्नत मशीनों मतलब नई मशीनों को लगाने का यही फायदा होता है। प्रमापीकरण का सिद्धांत। आप कहेंगे सर कुछ और बताइए ना, आइए एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। अभी लैपटॉप,
आप विंडोज 7 अगर आप चलाते होंगे, अब तो बहुत कम लोगों के पास है, उसको चालू होने में ना 1 मिनट लगता है, 1 से 1.5 मिनट में कंप्यूटर रेडी टू यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडो 10 चला रहे हैं तो भाई वो 20 सेकंड में ही ना आपका स्क्रीन चालू हो जाती है, यूज करना चालू कर दो, समय बचा 5 गुना 4 गुना, राइट। ऐसे ही है स्टैंडर्ड, ठीक है। आदर्श लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत, लागत लेखा मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का सिद्धांत। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब आप जो भी सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके कच्चे माल की लागत क्या है, कितना खर्चा हुआ है, कितना लगेगा, ये सबका अनुभव लेखापाल की सेवाएं ली जाती हैं। लेखापाल मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। प्रमाणीकरण मतलब कि जो भी वस्तु बना रहे हो भाई अच्छे उपकरण से बनाओ, उसका एक स्टैंडर्ड हो, बाजार में नाम हो, ब्रांड क्रिएट हो, कम लागत पर वो बनेगा। टेलर की और दोनों की असमानताएं, वही अंतर वाला पॉइंट है, मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। लो भैया 2020 में आ गया। आप खुद सोचिए, क्या मैं इस क्वेश्चन को 2020 में मैंने बच्चों को नहीं बताया होगा कि भाई ये पढ़ लेना, मैं तो हर बार बताता हूँ। देखिए आ गया ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको अब ये वाला नहीं आएगा, आपको आएगा ये, टेलर और फ्यूल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए। तो दोनों के बारे में लिखना है, आइए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक और हेनरी फ्यूल को औद्योगिक प्रबंध के आधुनिक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। दोनों समकालीन थे। टेलर का जन्म 1856 में और फ्यूल का जन्म 1841 में हुआ था। प्रबंध के क्षेत्र में दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यद्यपि दोनों के विचार कार्यप्रणाली में अंतर था। जैसे टेलर ने श्रमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने का सिद्धांत अपनाया, तो फ्यूल ने प्रबंध के कार्यों को, टेलर ने इंजीनियरिंग पक्ष पर जोर दिया, तो फ्यूल ने प्रशासन पर। मैंने बोला ना वो मैकेनिकल इंजीनियर था। फिर भी दोनों के कार्यों में विरोध नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के सबको सपोर्ट करते थे। दोनों ने प्रबंध को एक एक पक्ष को लिया है। दोनों के विचारों को मिला देने से प्रबंध एवं प्रशासन संबंधी विचार पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए उर्विक उर्विक भी कोई ऐसे ही होगा पढ़ा लिखा आदमी। उर्विक ने कहा, टेलर तथा फ्यूल ने कार्य काफी सीमा तक एक दूसरे के पूरक थे। दोनों ने ही यह अनुभव किया है कि प्रबंध के समस्त स्तरों पर कर्मचारियों तथा उनके प्रबंध की समस्या औद्योगिक सफलता की आधारशिला है। आगे पढ़िएगा, खतरनाक है हिंदी। फॉर्मैनशिप के अंतर्गत उन अधिकारियों के नाम बताइए जो निम्नलिखित कार्य करते हैं। बकवास क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप खुद पढ़िएगा भाई। उत्पादित वस्तुओं की किस्म की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? निरीक्षक। फिर गति नायक, ये वो प्लीज पढ़िएगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देखा है कभी। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले में तो शायद मुझे लगता है भी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन है। वैज्ञानिक प्रबंध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के लाभ लिखिए, ठीक है। तो पहला लाभ यही है कि उत्पादन में वृद्धि होती है, डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद से लिखेंगे हम, ठीक है। कैसे? वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा व्यवसाय के उत्पादन में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांत को व्यवसाय में अगर लागू किया जाए तो व्यवसाय की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, लिख दिया डिटेल। कम लागत, अब आप खुद लिखेंगे। प्रमापीकरण, लाभ में वृद्धि, समाज का लाभ, पांचों पॉइंट की डिटेल खुद लिखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, पॉइंट्स आपको सीखना है। वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ये दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध मतलब प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध से तात्पर्य प्रबंध के रूढ़िवादी मतलब पुराने, ठीक है। तो प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर तर्क संगत आधुनिक तरीकों को अपनाने से है। एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के फादर माने जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं ये है कि इसके अंतर्गत कार्य के निश्चित उद्देश्य होते हैं, सुनिश्चित योजनाओं पर काम होता है, कर्मचारियों का पारस्परिक सहयोग आवश्यक है, लक्ष्य का लेकर काम किया जाता है, सहकारिता भावना के साथ काम किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल 2019 में आए थे, सुनिए, ये तो ऑल टाइम गोल्डन क्वेश्चन है, फिर से आएगा 2021 में। हेनरी फ्यूल ने पहला सिद्धांत दिया श्रम विभाजन का। ये बोलता है कि जो कर्मचारी जिस कार्य को करने के लिए उचित है उसको उसकी कार्य क्षमता के अनुसार काम दो, ठीक है।
भाई मैं कॉमर्स टीचर हूँ तो मुझे कॉमर्स ही पढ़ाने दो, मैथ्स पढ़ाओगे तो कुछ नहीं बनेगा, हमसे 0 नंबर आएंगे हमारे। ठीक है, तो कॉमर्स पढ़वाओगे तो 100 में 100 आएंगे। ठीक है, 12वीं का हमको अकाउंट्स का पेपर दे दो, हम 100/100 लेकर आएंगे, और हमको मैथ्स का दे दो तो 0 नंबर आएंगे हमारे। अंडरस्टैंड? तो कार्य श्रम विभाजन मतलब वही है। अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। अधिकार दायित्व मतलब एक गाड़ी के दो पहिए के समान है। अधिकार दायित्व अनुरूप होना चाहिए। जो व्यक्ति दायित्व स्वीकार करे उसे अधिकार अवश्य देना चाहिए, जिससे वह अधिकार तथा श्रेष्ठ कार्य। मतलब भाई अगर आप कोई काम करने के लिए तैयार हो ना तो आपको पूरा अथॉरिटी मिलना चाहिए, अथोराइज्ड होना चाहिए आप। अनुशासन का सिद्धांत। हर कर्मचारियों को सबको अनुशासन का पालन करना चाहिए, जिससे कि आप उस संगठन के लिए अच्छा कार्य कर सकें। पता चला आप जाते हैं और 2-4 थप्पड़ दूसरे मजदूरों को मार देते, बेचारे वो भी नहीं काम करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, फर्म उस तो संगठन गया काम से। अनुशासन होना चाहिए। आदेश की एकता का सिद्धांत मतलब अधिकारियों को आदेश अलग अलग होंगे ऐसी दशा में, मतलब ना एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, वो बोलेगा भाई 8 घंटे काम करो, वो कहेगा 20 घंटे काम करो, वो कहेगा 25 घंटे काम करो, ऐसे तो चलना नहीं है काम। बॉस एक ही होना चाहिए, ऑर्डर एक ही जगह से आना चाहिए। ठीक है, थैंक्स। ओके, अब ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने अगर YouTube पर ये वीडियो देखा है अभी, या देख रहे हैं या देखेंगे आगे चल के, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप पूछ सकते हैं। दैट इज 942530। अभी मैं डिजिटल पेन नहीं लगाया हूँ आज, ठीक है, माउस से ही लिख रहा हूँ। 9425305335 बता देता हूँ मैं, 5335। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करिए। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें तो ऑनलाइन पढ़ना है, आप यूट्यूब पर मत पढ़ाइए, तो आप अभी इस नंबर पे कॉल करिए, तो मैं आपको पर्सनली भी पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको कुछ पढ़ना है, कॉमर्स एमपी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, बाकी के बोर्डों के लिए अगले साल देखा जाएगा। सीबीएसई के लिए अभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता हूँ, पर्सनली पढ़ाता हूँ मैं। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। आपके हिंदी मीडियम वाले भाई आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, क्योंकि देखिए मुझे कितनी मेहनत पड़ती है। मैं इंग्लिश मीडियम को अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूं, फिर हिंदी मीडियम के लिए अलग करूं। आप लोग मुझे इस अगर सपोर्ट करेंगे, कम से कम 1000 स्टूडेंट देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 200-300 लोग मुश्किल से वीडियो देखते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए। कैसे सपोर्ट करेंगे आप, मैं बता रहा हूं आपको। इस वीडियो की लिंक को कॉपी करिए, आपके जो और भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन तक भी पहुंचा दीजिए आप, फिर वो आगे भी पहुंचा देंगे, वो भी वीडियो देखेंगे। तो ऐसे लगभग हर वीडियो पर 1000-2000 लोग देखें तो फिर मुझे और उत्साह मिलेगा कार्य करने के लिए, वीडियोस क्रिएट करने के लिए। आप लोग सपोर्ट करें। व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको वीडियो को लगा दीजिए, वीडियो की लिंक को, या फिर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं उस पर शेयर कर दीजिए। कोई किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, कहीं भी आप उनको शेयर करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं खुद मोटिवेट हूँगा वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वो भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मुझे फाइनेंशियल मोटिवेशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं से अगर आप फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं देते हैं तो आप सपोर्ट करिए, वो भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।